एवरीवन, आई एम ज्योति शाक्य एंड वेलकम टू आइडियल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संधि एवं उसके प्रकार। जो ये वीडियो है वो संधि एवं उसके प्रकार की सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं आधा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया था संधि और उसके टाइप, और साथ ही साथ उसके टाइप हमने बताए थे कि संधि के 3 टाइप होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उसमें से हमने स्वर संधि भी लेक्चर 1 में ही कंप्लीट कर ली थी, यानी कि लेक्चर 2 पार्ट 2 में हम जो कंप्लीट करेंगे वो टॉपिक होंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो जो लोग भी यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी टीजीटी, यूपी SSC, आरओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या देखते हैं कि व्यंजन संधि। मैंने बताया इसमें हम 2 डिस्कस करेंगे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते किसे हैं? व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है अर्थात विकार होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि स्वर संधि में हमने पढ़ा था, उसमें हम स्वर वर्णों का आपस में मेल कर रहे थे, यहाँ पर हम व्यंजन वर्णों का करेंगे। ठीक है, तो व्यंजन का व्यंजन से या फिर स्वर के साथ, व्यंजन का व्यंजन के साथ या फिर व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे शरत प्लस चंद्र, तो शरत चंद्र। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ता और चा को मिलाकर डबल चा बना है। वो कैसे बना है वो हम आगे रूल में देखेंगे। उसी का एक एग्जांपल है उज्ज्वल। ठीक है, इसमें क्या है, डबल जा बना है। तो ये सभी क्या हैं, व्यंजन संधि के एग्जांपल हैं। इसको समझने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं, और वो नियम इस प्रकार हैं जो हम देखेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो फर्स्ट जो रूल है वो क्या है? पहला रूल क्या कहता है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग हमने पढ़े थे 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो उन सभी के जो पहला वर्ण है, का वर्ग का का, चा वर्ग का चा, टा वर्ग का टा, ता वर्ग का ता और पा वर्ग का पा, यानी कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो का क्या बनता है? का गा और चा का जा, टा का डा, पा का बा हो जाता है। अर्थात प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण का मेल होने पर, या फिर य, र, व, ल, ह से मेल होने पर, या किसी स्वर से मेल होने पर क्या बनता है? का ग, चा का जा, टा का डा, पा का बा। अर्थात वो किस में चेंज हो जाते हैं? तृतीय वर्ण में चेंज हो जाते हैं। प्रथम वर्ण का किसी तीसरे या चौथे वर्ण से मेल होने पर, या, र, ला, व, ह या किसी स्वर से मेल होने पर वो तृतीय वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा आपको। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि का ग से जब हमने मेल किया तो वो आधा ग में बदला और वो डबल ग हो गया, जैसे दिक प्लस गज यानी दिग्गज। ठीक है, उसी प्रकार का हमने ई से मेल किया तो वो गी बन गया, क्योंकि का तृतीय वर्ण क्या होता है? क वर्ग का ग होता है, और उसमें ई को हमने जोड़ा तो गी बन गया। तो वाक प्लस ईश, वागीश। ठीक है, उसी प्रकार चा वर्ग में चा को हमने आ से जोड़ा तो चा किस में बदल जाएगा? जा में। ठीक है, तो अच प्लस अंत वो क्या हो गया? अजंत। टा प्लस आ यानी ये किस में बन जाएगा? डा, और ये षट प्लस आनन यानी सडानन। वहीं पर हम देखते हैं पा प्लस ज, जो पा है उसका तृतीय वर्ण क्या होता है? बा,
क्योंकि हम प के साथ जा को जोड़ रहे हैं तो इसलिए प किस में आधा ब में बदल गया और जा यानी अप प्लस जा बराबर अब्ज। इसमें ये चीज़ याद रखना कि अगर हम उनका मेल स्वर से करते हैं तो स्वर क्या होती हैं, स्वर अपने आप में एक मात्राओं के रूप में यूज़ करते हैं हम उनका, तो वो व्यंजन के ऊपर मात्रा लग जाती है, व्यंजन का तीसरा वर्ण आया और उसमें मात्रा लगा दी, ठीक है। और वहीं पर जब हम व्यंजन के साथ करते हैं तो व्यंजन मात्रा में चेंज नहीं होता है, इसलिए जो पहले वाला व्यंजन है उसका तीसरा वर्ण आधा हमें दिखता है, ठीक है, यानी कि ह्रास्व वर्ण के रूप में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा उज्ज्वल, तो वो भी क्या है, इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। उसमें हम अगर करेंगे तो क्या बनता है, उत प्लस जल, जो ता का तृतीय वर्ण क्या होता है जा, तो वो क्या बन जाता है उज्ज्वल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकंड रूल क्या बोलता है। तो सेकंड रूल हमें बताता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, ये सभी क्या हैं, वर्ग के प्रथम वर्ण हैं, का मेल ना या माँ वर्ण से हो, यदि प्रथम वर्ण का मेल ना या माँ वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। ये मैंने जब आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो पांचों वर्ग होते हैं उनके प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण जो हैं वो नियमानुसार आपस में बदलते हैं। तो प्रथम रूल में हमने वही पढ़ा कि जो प्रथम वर्ण है वो तृतीय वर्ण में कब बदलता है, वो हमने पहले रूल में पढ़ा। और सेकंड रूल में हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला वाला वर्ण है वो पंचम वर्ण में कब बदलेगा, तो वो कब बदलता है, जब उनका मेल ना या माँ से होता है तो वो पंचम वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे क है, क वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है डा, ठीक है डा, तो वहीं पर क्या है, हम क का जब माँ से मेल कर रहे हैं तो वाक प्लस मय यानी वाग्मय, ठीक है। च प्लस ना यानी कि अच प्लस नाश, तो ये किस में हो गया अनाश, अन्नाश। इसमें आधा ना भी आप लगा सकते हैं, आधा ना नहीं आएगा, सॉरी। चा का वो क्या नाम है पंचम वर्ण क्या होता है, तो इसको अगर हम लिखेंगे उस प्रकार क्या बोलते हैं, अगर इसको हम विस्तृत में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, इसमें आधा ये आ जाएगा यहाँ और नाश, ठीक है, यानी नाश, ठीक है। वहीं पे हम देखते हैं टा प्लस माँ, जब इसको हम जोड़ेंगे तो टा का पंचम वर्ण क्या होता है अणा, तो सट प्लस मास यानी सडमास। ता को हम ना से जोड़ रहे हैं तो त और ना को उत प्लस नयन यानी ता का पंचम वर्ण क्या होता है ना होता है, तो वे उन्नयन। पा प्लस माँ को जोड़ दें तो अप प्लस मय, पा का पंचम वर्ण क्या होता है माँ, तो ये अमय, ठीक है। यानी कि जो प्रथम वर्ण है यदि उसमें ना या माँ का हम जोड़ करते हैं तो वो किस में बदल जाता है पांचवें वर्ण में, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमें क्या बता रहा है कि ता का मेल, ता से हम किस प्रकार मेल करते हैं, ता का मेल गा घा दा धा बा भा या र ला या रा वा, इनसे होने पर या किसी स्वर से हो, ता का मेल इन शब्दों, इन अक्षरों से या फिर स्वर से हो तो ता का दा हो जाता है, यानी ता जो है वो द में परिवर्तित हो जाता है। और ये वर्ण कौन से हैं, ये वर्ण हैं तृतीय और चतुर्थ वर्ण, ठीक है। जैसे ता का हमने भ से किया तो ये आधा भ और ता किस में बदल गया द में, तो सत प्लस भावना यानी सद्भावना। और यहाँ पे ता ई से हुआ तो ये ती बन गया, जो कि इसमें परिवर्तित हुआ तो दी बन गया, तो जगत प्लस ईस यानी जगदीश, ठीक है। वहीं पे हम देखते हैं द प्लस भ मिला तो ये द जो है वो ता जो है वो द में परिवर्तित हुआ और भ आधा, तो वो क्या हो गया भगत प्लस भक्ति यानी भगत भक्ति, ठीक है। वहीं पे देखते ता प्लस रा, तो ये क्या ता जो है वो द में बदला और रा नीचे आ गया, तो तत् प्लस रूप यानी तद्रूप। और वहीं पे ता प्लस धा किया तो धा नीचे आया और ता जो है वो द में परिवर्तित हुआ, सत प्लस धर्म यानी सद्धर्म, ठीक है। यानी कि ता के बाद यदि इनमें से कोई वर्ण आए या किसी स्वर कोई भी स्वर आता है तो वो ता जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है दा में, ठीक है।
नेक्स्ट रूल है वो भी त से रिलेटेड है। ये पहला रूल था त से रिलेटेड कि त के बाद यदि ग, घ, द, ध या फिर य, व, र आता है या कोई स्वर आता है तो उसमें क्या होता है, वो दा में परिवर्तित हो जाता है। और वहीं पर यदि त के बाद च, छ होने पर ये दोनों ही किस में परिवर्तित होंगे, च में। ज, झ होने पर ज में, ट, ठ होने पर ये ट में, और ड, ढ होने पर ड में, और ला होने पर आधा ला में। ठीक है, इनमें ये परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि अगर चा छा है तो वो चा में परिवर्तित होगा, ज या झा है तो वो झा में परिवर्तित होगा, ट या ठा है तो वो टा में परिवर्तित होगा, ड या ढा है तो डा में परिवर्तित होगा, और अगर ला है तो वो अर्ध ला में बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ता को चा से जब हम जोड़ते हैं तो वो ता जो है वो भी चा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि ये ता हम आधा जोड़ रहे हैं तो इसलिए आधा चा बनेगा, तो वो डबल चा हो गया। तो वही उत प्लस चरण यानी उच्चारण। वहीं पे ता को अगर ज से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी ता आधा है तो यहाँ पर भी ज जो है वो भी आधा जुड़ेगा, तो सत प्लस जन यानी सज्जन हो गया। ठीक है, ता को झा से जोड़ रहे हैं तो ता वाला किस में चेंज होगा, ता या था हो, ता वाला जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, तृतीय वर्ण यानी जौ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जा या झा हो तो वो जा में चेंज होगा। और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ता के बाद क्या है, झा है, तो वो किस में चेंज होगा, ज में। तो आधा ज और झ, इसको उत प्लस झटिका यानी उज्झटिका। और वहीं पर ता जो है वो ता के बाद अगर ता आ रहा है तो टा किस में बदलेगा, टा में बदलेगा। तो यानी ये डबल आधा टा हो गया, उसके साथ जुड़ गया, तो तत् प्लस टीका यानी तट्टिका। वहीं पर ता को ड के साथ जोड़ रहे हैं तब भी क्या है, टा या वो ड या ढा के साथ जोड़ने पे डा में बदलेगा, तो यानी ता और ढा को ढा के साथ जोड़ रहे हैं तो डा के साथ, तो वो आधा डा उसमें जुड़ गया, तो उत प्लस डयन यानी उड्डयन। वहीं पे ता को ल के साथ जोड़ रहे हैं तो भी ता जो है वो अर्ध ला में परिवर्तित हो रहा है, तो ये आधा ला जुड़ जाएगा उसमें, उत प्लस लास यानी उल्लास। ठीक है, यानी कि अगर त के बाद ग, घ या व र आदि वर्ण आते हैं या फिर कोई स्वर आता है तो वो ता जो है वो दा में परिवर्तित हो जाता है। और यदि ता के बाद च, छा आता है तो ता चा में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि जा झा आ रहा है तो ता जो है वो जा में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि टा ठा आ रहा है तो ता टा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ड ढा आ रहा है तो ता ड में परिवर्तित हो जाएगा, और ला आ रहा है तो अर्ध ला में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये ता से रिलेटेड है। अभी ता से रिलेटेड एक रूल और है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, ता का मेल यदि श से हो, ता का मेल श से हो तो ता चा में और श झा में बदल जाता है। ता जो है वो चा में और सा जो है वो झा में बदल जाता है। ठीक है, किस प्रकार बदलते हैं वो हम एग्जांपल दें। ता और श का जब मेल होगा तो वो आधा चा और छा में बदलेगा, यानी उत प्लस यहाँ पे श्वास होता है। इसको अगर हम विस्तृत में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से श्वास लिखते हैं, श्वास। तो ये शा आ रहा है तो उसका क्या बन जाएगा, छ, और त का क्या बन गया, आधा चा। तो वहीं पर क्या होगा, ये उच्छ्वास। ठीक है, वहीं पे हम देखते हैं कि उत प्लस शिष्ट, तो ये ता जो है आधा चा में हो गया और शा जो है वो छ में हो गया, तो उत प्लस शिष्ट यानी उच्छिष्ट। और वहीं पे सत प्लस शास्त्र, तो ता जो है आधा चा और शा जो है वो छ यानी सच्छास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, यदि ता का मेल हा से हो, ता का मेल हा से हो तो ता जो है वो द में और हा जो है वो धा में परिवर्तित हो जाता है। यदि शा से हो रहा है तो ता आधे छा में परिवर्तित हो रहा है, और यदि हा से हो रहा है तो ता आधा दा में परिवर्तित हो रहा है, और शा किस में, छा में, और हा किस में, धा में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हम देखते हैं उत प्लस हार यानी ता आधा धा में और हा जो है वो दा में यानी उद्धार, उत प्लस हरण यानी उद्धरण, और तत् प्लस हित यानी तद्धित। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट रूल हमें क्या बताता है कि स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा जुड़ जाता है। ठीक है, स्वर के बाद यदि छा वर्ण आ जाए तो छ से पहले आधा चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे स्व प्लस छंद, तो ये छा आ रहा है तो इसके आगे आधा चा जोड़ देंगे तो स्वच्छंद। आ प्लस छादन तो आच्छादन।
ठीक है। यदि स्वर के बाद छ आता है तो वो छ के उसका जब संधि करते हैं तो छ के आगे जो है वो आधा चा अर्ध चा जुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसी के ये एग्जाम्पल हैं और संधि प्लस छेद तो संधि छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, अगर विच्छेद हम देखते हैं तो वी प्लस छेद वो भी क्या हो जाएगा विच्छेद, ठीक है। अब है माँ से रिलेटेड, ये हमारे जो थे वो त से थे, उसके बाद हमने छ पढ़ा। अब क्या है, माँ से रिलेटेड हम रूल देखते हैं। तो माँ से रिलेटेड रूल हमें क्या बताते हैं कि यदि माँ के बाद क से माँ तक कोई भी व्यंजन हो, माँ के साथ क से लेके माँ तक के किसी भी व्यंजन से अगर मेल किया जाए माँ का, तो माँ जो है वो अनुस्वार में यानी कि अंग में, ये वाला अंग जो होता है अंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे किम प्लस चित यानी किंचित, किम प्लस कर यानी किंकर, सम प्लस कल्प यानी संकल्प, सम प्लस चय यानी संचय, सम प्लस तोष यानी संतोष, सम प्लस बंध यानी संबंध, सम प्लस पूर्ण यानी संपूर्ण। यानी कि सभी में क्या हो रहा है, म जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, ठीक है। बाकी सभी वैसे ही रहेगा, खाली म जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि माँ के बाद यदि माँ ही आ जाए, दोनों तरफ माँ है तो वो क्या हो जाता है, उसका माँ का द्वित्व हो जाता है, यानी माँ जो है वो डबल रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सम प्लस मति, दोनों तरफ माँ है तो ये वाला अर्ध माँ और ये पूर्ण माँ यानी माँ को जोड़कर सम्मति, यहाँ पर सम प्लस मान यानी सम्मान, ठीक है। वहीं पे हम देखते हैं माँ के बाद यदि माँ से आगे के, ये तो हमें पहले हमने देखा कि यदि क से लेके माँ तक के वर्ण आ रहे हैं तो वो अनुस्वार में बदलेगा, और ख़ुद माँ ही आ जाता है तो वो अर्धमाँ जुड़ जाता है उसमें। और यदि उसके आगे के अक्षर आ रहे हैं या, र, ल, व, श, श, ह में से कोई व्यंजन होने पर माँ जो है वो फिर से किस में बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा, ठीक है। कहने का मतलब है क से लेके ह तक का कोई भी वर्ण आता है तो माँ जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। सिर्फ यदि माँ ही आ जाए तो माँ क्या होता है, माँ का द्वित्व हो जाता है, यानी वो डबल रूप में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे सम प्लस योग यानी संयोग, सम प्लस रक्षण यानी संरक्षण, सम प्लस विधान यानी संविधान, सम प्लस वाद यानी संवाद, सम प्लस संशय यानी सम प्लस सय यानी कि संशय, सम प्लस लग्न यानी संलग्न, सम प्लस सार यानी संसार। तो ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल हैं माँ के साथ इन व्यंजन के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि री, र और श से परे यानी कि बाद में ना का ना हो जाता है। यदि इन तीनों के ही बाद ना आए तो वो किस में परिवर्तित होता है, ना में परिवर्तित हो जाता है। परंतु चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और साथ ही साथ स और शा होने पर ये व्यवधान ना का ना ही रहता है, वो ना में चेंज नहीं होता, ठीक है। सिर्फ री, र और शा आने पर ना का ना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे परी प्लस नाम, ठीक है, र आ रहा था यहाँ पे परी और प्लस ना आ गया नाम, तो ये किस में हो गया, परिणाम। वहीं पर र आ रहा है और प्लस मान तो प्रमाण, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बाद अगर ना आता है तो वो ना में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यहीं पर अगर हम लास्ट रूल जो देखते हैं व्यंजन संधि का, वो क्या कहता है कि सा से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो उसको सा जो है वो किस में, षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाता है। सा के पहले, बाद में नहीं, सा के पहले यदि आ के अलावा कोई भी स्वर आता है तो वो स्वर आता है। व्यंजन की बात नहीं कर रहे हम, स्वर की बात कर रहे हैं। यदि श से पहले आ के अलावा कोई भी यानी कि बाकी के जो 9 स्वर हैं उनमें से कोई भी आता है तो सा का श हो जाता है, ठीक है। किस प्रकार है, जैसे अभी प्लस शेक, तो इसमें ई आ रहा है और यहाँ पर श आ रहा है तो अभी शेक। यहाँ पे वी प्लस सम, यहाँ पर भी ई आ रहा है और ये श आ रहा है तो विषम। यहाँ पर नी प्लस सिद्ध यानी नी के ई आ रहा है और ये श आ रहा है तो निषिद्ध, ठीक है।
नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि विसर्ग संधि में तीन चीज़ हैं, खाली 3 पॉइंट हैं, उन्हीं को हम पॉइंट वाइज देखेंगे। 3 पॉइंट को ही मैं डिटेल में समझा रही हूँ। इसमें 3 पॉइंट हैं, वो किस प्रकार हैं, वैसे आपको देखने में ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मेन पॉइंट 3 है, वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। विसर्ग संधि की डेफिनेशन क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग जो है हमारा, उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आता है जिसके कारण विसर्ग वर्ण में परिवर्तित हो रहा है या फिर वर्ण विसर्ग में परिवर्तित हो रहा है, उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि मनः प्लस अनुकूल, तो यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है और वो किस में, ओ में चेंज हो गया है, तो मनोनुकूल हो गया है। ठीक है। तो ये सब समझने के लिए इसके कुछ नियम हैं जो निम्न प्रकार हैं, और उनको हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। जैसे हमने व्यंजन संधि को समझा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होने वाली है अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है। विसर्ग के पहले यदि आ और बाद में भी आ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। यानी कि यदि संधि के पहले वर्ण का अंतिम वर्ण जो है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वो आ आता है, और बाद वाले में स्टार्टिंग का जो है वो आ जाए, या फिर वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आ जाएं, या य, र, ल, व, ह आ जाए, तो विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है, ओ में। ठीक है। और ये जो हमारे तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है। वो मैंने वर्णमाला में बताया था आपको सघोष और अघोष क्या होता है। तो अगर आपको जानना है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लेक्चर 1 में आप देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। हमने क्या बोला कि यदि पहले वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण आ हो और उसका मेल आ से या फिर सघोष व्यंजन से या य, र, ल, व, ह से हो तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में साफ दिखाई दे जाएगा आपको कि मनः प्लस अनुकूल। यहाँ पे देखो न के विसर्ग जो है, विसर्ग से पहले ना है, और ना का हम संधि विच्छेद करेंगे तो ना प्लस आ होगा, तो यहाँ पर आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर भी आ है, तो वो किस में चेंज हो गया, ओ में, तो मनोनुकूल हो गया। वहीं पे हम देखते हैं अधा प्लस गति, तो धा को भी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आ आएगा, तो विसर्ग से पहले आ और बाद में गा, तो यहाँ पर भी ओ में चेंज हो रहा है, अधोगति। वहीं पर मना, तो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पे बा रहा है, तो मनोबल, और तपा प्लस बल यानी तपोबल। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर, देखो इसमें हमने क्या बोला, यदि विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद कोई भी मतलब आ जाए या फिर सघोष व्यंजन आए या र, ल, व आए, तो वहाँ पर क्या होता है, वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर उसमें आ होना चाहिए था और इसमें आ ही नहीं होना है। आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें यानी कि सघोष व्यंजन हो या र, ल, मतलब बाद वाले अक्षर वही सेम हैं, बस क्या है कि पहले आ ना होकर आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो सकता है, और बाद में तो कोई भी स्वर हो, आ भी हो सकता है, और भी बाकी के स्वर हैं सभी सारे टोटल स्वर, कोई भी स्वर हो या सघोष व्यंजन हो या र, ल, व, ह में से कोई भी हो, तो विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित होगा, रा में। ठीक है। ध्यान रखना बहुत ध्यान से, पहले वाले में क्या है, हम आ के बाद जोड़ रहे थे और इसमें क्या है, आ नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल में आपको अच्छा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में क्या है कि नी प्लस आहार, यानी कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि विसर्ग से पहले क्या है, नी यानी कि ई। ठीक है। और फिर बाद में है आ, तो ये जुड़कर क्या हो गया, रा, क्योंकि व्यंजन विसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो गया और आ की मात्रा लग गई तो रा हो गया, तो इसीलिए निराहार। ठीक है।
वहीं पे आप देखेंगे कि नी प्लस आशा इसमें सेम हो रहा है, रा में परिवर्तन निराशा, नी प्लस धन। तो नी से पहले क्या है, ई है विसर्ग से पहले, और बाद में धा आ रहा है, तो विसर्ग का रा बन गया। और क्योंकि आधा रा इस तरीके से नहीं लिखा जाता इसलिए वो धा के ऊपर लगा दिया, तो वो क्या हो गया, निर्धन। ठीक है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम देखते हैं पुनः प्लस जन्म, तो वहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले न आ रहा है, उसका जब हम वो करें विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, न। तो न के बाद ज आ रहा है, तो ये विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, हमारा र में परिवर्तित होके पुनर्जन्म। ठीक है। नेक्स्ट रूल अगर हम देखते हैं कि विसर्ग से रिलेटेड, वो हमारे अ से रिलेटेड था। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, 1 पॉइंट हो गया। मैंने बताया था आपको 3 पॉइंट हैं, उसको 1 पॉइंट समझ के याद करना कि अ से पहले क्या है, यदि अ के बाद में अ वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण या र, ल, व, ह में से कोई आता है, तो हमारा अ जो है यानी विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा था, ओ में। और यदि विसर्ग से पहले अ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आता है, और उसके बाद में भी, विसर्ग के बाद में भी कोई भी स्वर आ रहा है, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ रहा है, या य, र, ल, व, ह आ रहा है, तो विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, र में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, यहीं पर हम देखते हैं थर्ड रूल क्या कहता है, वो दोनों एक से रिलेटेड पॉइंट है इसलिए 1 पॉइंट वो हो गया। सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ हो, तो विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसके बाद च या छ में से कोई हो, तो वो किस में बदल जाता है, श में बदल जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। इसमें आप नी प्लस चल, नी में विसर्ग से पहले ई आ रहा है, और चल तो निश्चल। यहीं पर नी प्लस छल, यानी इसमें भी ई आ रहा है, और छल यानी निश्चल। ठीक है, ये दोनों ही सेम एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जिससे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो। ये था आपका थर्ड रूल की स्टार्टिंग। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, हम स्वर के बाद की बात कर रहे हैं, और यहीं पर हमने देखा कि इसमें क्या है, च, छ के बाद अगर स्वर के बाद च या छ आ रहा है तो वो शा में परिवर्तित हो रहा है। वहीं पर हम देखते हैं कि अगर उसके बाद स्वर के बाद त या था आ रहा है तो वो शा में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, जैसे नमः प्लस ते तो नमस्ते, तो यहाँ पे अ प्लस त तो अदशा, विसर्ग जो है वो अदशा में परिवर्तित हो गया, नमस्ते। और नी प्लस संतान, तो यहाँ पर भी क्या है, ई के विसर्ग से पहले ई आ रहा है यानी स्वर आ रहा है, तो वो क्या है, अदिशा में परिवर्तित हो गया और वो निसंतान हो गया। ठीक है, और यहीं पे हम नेक्स्ट रूल अगर देखते हैं तो नेक्स्ट रूल क्या बताता है कि यदि स्वर के बाद, विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग के बाद में ट या ठा हो, तो वो शा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर विसर्ग से पहले ई है और उसके बाद ठा है, तो निष्ठुर हो गया। और धनु प्लस टंकार, तो यहाँ पे ऊ है और प्लस ट है, तो धनुष टंकार। यानी कि तीनों ही रूल अगर हम देखते हैं, ये तीनों रूल जो हैं वो क्या हमें बता रहे हैं कि यदि हमारा स्वर के बाद चा छा हो, यानी कि अगर स्वर और प्लस चा और छा है, दोनों में से कुछ भी, तो वो किस में बदलेगा, श शलगम वाले श में। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखते हैं कि यदि स्वर के बाद त या था है, स्वर और प्लस त या था है, तो वो किस में बदल रहा है, श में परिवर्तित हो रहा है। और वहीं पे अगर स्वर के बाद में ट या ठा है, तो वो किस में परिवर्तित हो रहा है, शा में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, यानी कि स्वर के बाद च या छ आने पर वो किस में परिवर्तित हो रहा है, शा में। यानी तीनों शा कैसे बनेंगे वो आप देख सकते हैं कि यदि स्वर के बाद च छ आ रहा है तो श बनेगा, स्वर के बाद ता था आ रहा है तो सा बनेगा, और स्वर के बाद टा ठा आ रहा है तो श बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों ही स्वर तीनों ही शा बनते हैं इस तरीके से विसर्ग संधि में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इन तीनों में कब चेंज नहीं होता है विसर्ग, वो चीज़ है। यदि विसर्ग के बाद
ये खुद तीनों सा ही आ जाए, ठीक है। यदि विसर्ग के बाद खुद ये तीनों सा ही आ जाएं तो यदि विसर्ग के बाद ये तीनों श में से कोई भी व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत रहता है, यानी कि विसर्ग नहीं बदलता है, अथवा विसर्ग आने के बाद व्यंजन का रूप ले लेता है। और अगर यदि उसे बदलते हैं तो वो किस में बदलेगा, जो विसर्ग के बाद जो श होगा उसी श को अर्ध रूप में लिखते हैं हम, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, दु प्लस शासन यानी कि दुशासन, और इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहीं पर नी प्लस संदेह तो निसंदेह, और इसी को इस प्रकार निसंदेह, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो हमने वो पढ़ा, पहला रूल ये था हमारा कि यदि विसर्ग से पहले आ है और बाद में आ या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या र ला व ह हो तो वो किस में परिवर्तित होगा, ओ में। और यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, आ भी हो, ठीक है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या र ला व ह हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, र में परिवर्तित हो जाता है। वहीं पर हमने देखा नेक्स्ट रूल, वो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड रूल में हमने देखा कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो वो श में परिवर्तित होगा, त या थ हो तो वो श में परिवर्तित हो, सा में परिवर्तित होगा, और यदि ट या ठ हो तो वो श में परिवर्तित होगा, ठीक है। और वहीं पर हम वो हमारा सेकंड हो गया था। और ये थर्ड वाला हम देख रहे हैं कि कब विसर्ग जो है वो यथावत बना रहता है, यानी सेम रहता है, ठीक है। तो पहला हमने देख लिया कि यदि तीनों स के बाद में कोई भी व्यंजन आए तो वो क्या है, विसर्ग यथावत रहता है। विसर्ग के बाद में यदि तीनों स में से कोई सा भी श आता है तो स्वर व्यंजन जो है वो विसर्ग जो है वो यथावत रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। और अगर विसर्ग से पहले ई उ और बाद में का खा टा ठा प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग शा हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ करेक्ट करनी है कि इसमें ये टा और ठा काउंट नहीं करना है, खाली यदि विसर्ग से पहले ई उ हो और बाद में का खा या पा फा हो तो वर्ण जो है वो किस में, विसर्ग का शा बन जाता है, ठीक है। उस वर्ण के यदि ई उ की विसर्ग से पहले ई उ हो और बाद में क ख प फ में से कोई हो तो विसर्ग जो है वो शा बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें ट और ठ आपको काउंट नहीं करना है। एग्जाम्पल में देखेंगे नी प्लस कलंक, यानी कि नी जो है उसमें देख रहे हैं विसर्ग से पहले ई है और बाद में अगर का आ रहा है तो वो श में परिवर्तित हो गया, निष्कलंक। यहीं पर चतु प्लस पाद, यानी इसमें विसर्ग से पहले ऊ आ रहा है और बाद में पा आ रहा है तो वो श में परिवर्तित हो गया, चतुष्पाद। नी प्लस फल, तो आप देख सकते हैं नी ई आ रहा है और बाद में फ आ रहा है तो वो निष्फल हो गया, ठीक है। तो यही रूल है कि और उसके बाद में इसमें जो इससे सेम मैच खाता हुआ रूल है वो हम क्या देखते हैं कि परंतु विसर्ग से पहले ई उ ना हो तो, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा कि यदि विसर्ग से पहले ई उ है तो क और खा और प और फा ये शा में परिवर्तित हो जाते हैं, और यदि ई उ ना हो तो वही का और खा, प और फा विसर्ग में उसमें विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है। यदि ई उ के अलावा विसर्ग से पहले कुछ और है, कोई और स्वर है तो का खा प फ विसर्ग के बाद होने पर विसर्ग परिवर्तित नहीं होता, विसर्ग सेम बना रहता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अंतः प्लस करण, यहाँ पर विसर्ग से पहले आ रहा है जबकि ई या उ नहीं है और बाद में सेम का ही आ रहा है तो विसर्ग जो है अपरिवर्तित है, अंतःकरण। प्रातः प्लस काल तो प्रातः काल, ठीक है। और इसके बाद आप देखते हैं कि विसर्ग से पहले आ हो, ठीक है, और बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, यानी कि आ के अलावा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग जो है वो लोप हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, वो दिखाई देना बंद हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, अर्थात हम उसे नहीं जोड़ते हैं, ठीक है।
किस प्रकार होगा, जैसे अतः प्लस एव, यानी कि हम देख सकते हैं कि विसर्ग से पहले क्या है, आ है और बाद में है ए, तो वो क्या हो जाएगा, अतएव। ठीक है, वहीं पे आप देखते हैं कि यदि विसर्ग के आगे रा हो, ठीक है, यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो उसके पहले का हास्य या दीर्घ स्वर जो है वो हास्य स्वर जो है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग जो है वो लोप हो जाता है और उसके पहले का हास्य स्वर जो है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नी प्लस रोग, यानी कि नी पे छोटी की मात्रा है और रा यानी कि रोग से जब उसको मिलाया गया तो विसर्ग जो है वो लोप हो गया यानी गायब हो गया, और नी पर जो छोटी की मात्रा थी वो किस में परिवर्तित हो गई, बड़ी यानी कि दीर्घ स्वर में, और वो क्या बन गया, नीरोग। और यहीं पे नी प्लस रज है, जो विसर्ग यहाँ पे र से मेल खाने पर मेल जोड़ने पर र से विसर्ग लोप हो गया यानी गायब हो गया, और नी पर बड़ी की यानी कि दीर्घ स्वर आ गया और वो क्या हो गया, नीरज। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हमने संधि कंप्लीट कर लिया है। 2 लेक्चर हैं संधि के, अगर आपने पहला मिस कर दिया है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, अन्यथा आपको आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, क्योंकि आप जब आधा देख रहे हो तो आधा ही समझ में आना है फिर तो। ठीक है, तो लेक्चर 1 भी ज़रूर देख लीजिएगा, और ये वाला लेक्चर मिलाकर आपका संधि कंप्लीट हो चुका है। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डाउट सेक्शन में आपको पूरी अवेलेबिलिटी है कि आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।